बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 10 जो है आज के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मेन टॉपिक जो हमारे होंगे ओम्स लॉ और उसके बाद जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की हम बात करेंगे। और अगर जो है वो इसमें टाइम थोड़ा सा बचा तो फिर हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो बेटा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की। आपकी बुक में एक टेबल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टिविटी का इंफॉर्मेशन के लिए। उसमें जो है वो टेबल अगर आप देखेंगे तो उस टेबल को अगर एनालाइज करोगे तो वहाँ रेजिस्टिविटीज़ और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूज़ गिवन है। तो उसमें याद रखें कि दो जो है वो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, आयरन एंड प्लैटिनम जो है उसमें याद रखना है हैव सेम जो है रेजिस्टिविटीज एंड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है उनका सेम होता है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो आयरन और प्लैटिनम जो है वो सेम होती हैं। नेक्स्ट जो है वो जी इसमें पॉइंट जो है वो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताएं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसको हम कहते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसको कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर इज कंसीडर्ड एज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी रीज़न क्या है, देखो एक तो सबसे बड़ा जो हमारे रीज़न जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए हमें लो कॉस्ट मटेरियल चाहिए होता है। सो सिल्वर जो है एज़ कम्पेयर टू कॉपर जो है वो क्या लो कॉस्ट में है। सो और सेकेंडली जो है वो चूँकि इसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर सबसे कम है, लो है, सो उसका मतलब ये हुआ कि ये हाई टेम्परेचर पर भी अच्छा काम करेगा। सो इट मीन्स कि अगर ये हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और लो कॉस्ट भी है तो इसको हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। और इंसुलेटर जो है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक अलॉय से बनती है, मैंगानीज वायर जो है इसको हम यूज्ड एज बेस्ट जो है वो इंसुलेटर के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैंगानीज वायर जो है इंसुलेटर के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी, सर्किट्स में। तो सिल्वर जो है उसको हम कहते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो है हम सिल्वर को कंसीडर करेंगे। सो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपने इस टेबल से रिलेटेड याद रखना। अरे बेटा, इसमें टेबल में जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वैल्यूज़ हैं वो आप एक लर्न कर लें तो बेटर है। समटाइम्स जो वो हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप लर्न कर लीजिएगा। इनकी जो रेजिस्टिविटीज़ और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की जो है वो वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट वो गौर करें कि जो बिल्कुल टेबल का एंड है वहाँ गौर करें तो वहाँ पर हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में अगर आप गौर करें तो उनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में गिवन है। और इट मीन्स दैट कि जो सेमी कंडक्टर हैं विद द राइज इन टेम्परेचर जो उनकी रेजिस्टिविटीज़ और रेजिस्टेंस क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और चीज़ हमें जो है वो यहाँ पर लास्ट टाइम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो समटाइम्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है जी हमारे पास वो होता है रो एल ओवर ए, ठीक है जी। अच्छा, अब ना इसमें ज़रा गौर करें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना एरिया के बजाय रेडियस या डायामीटर गिवन होता है, तो उसको हमने कैसे डील करना है। अब हमारे पास जो है जो वायर्स हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल वायर्स होती हैं, तो उसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेट्स हमें एल ए गिवन है और इसकी जो लेंथ है उसको सपोज करें एल गिवन है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ना रेडियस अगर हमें गिवन है तो यही वाला जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा रो एल ओवर पाई आर स्क्वेयर। तो अगर हमें रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज यहाँ से फाइंड करनी है फॉर द सेम मटेरियल, चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। आर इज इक्वल टू रो, अब चूंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो यहाँ पाए डी बाय 4 का होल स्क्वेयर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई 2 सॉरी, तो ये पाई बाय 4 स्क्वेयर हो जाएगा। अच्छा, आप जरा देखें कि ये जो रो, ये जो पाए है ये कांस्टेंट है, तो ये जो 4 साथ आएगा ये भी कांस्टेंट है। सो एल ओवर अगर आप देखें तो ये पाए बाय 4 डी स्क्वेयर बनेगा। सो असल में स्टूडेंट्स जो है वो मिस अंडरस्टैंड कहाँ से करते हैं कि वो जो है वो इस
4 को भी साथ कंसीडर कर रहे होते हैं, हालांकि इट्स द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो इसको भी हम कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे। अक्सर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, फॉर द सेम मटेरियल जो है वो सेम मटेरियल जब वर्ड यूज करता है किसी भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में, किसी भी मल्टीपल चॉइस की स्टेटमेंट में, सेम मटेरियल, सो मटेरियल अगर सेम होगा तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। देन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं फॉर सेम मटेरियल जो है रेशियो ऑफ जो है रेजिस्टेंसेस क्या होंगी। फॉर द सेम मटेरियल रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो आमतौर पर आपसे पूछी जाती है। तो इसमें कैसे आप कैलकुलेट करोगे, बड़ा सिंपल है। अगर तो हमें जो है वो एरिया गिवन हो तो हम जो है वो कहेंगे L1 ओवर L2 मल्टीप्लाई, चूँकि एरिया डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा A2 ओवर A1 इफ एरियाज आर गिवन। सो चूँकि रेजिस्टिविटी सेम है तो रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी। R1 ओवर R2 अगर फॉर द सेम मटेरियल जो है आपसे कहा जाए आपको लेंथ L1 ओवर L2, अब एरिया के बजाय रेडियस गिवन हो, चूँकि रेडियस डिनोमिनेटर में इस वजह से R2 ओवर R1 होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको चाहे वो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी है और जो लेंथ डायमीटर्स की रेशियो है वो गिवन है तो D2 ओवर D1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सो ये इस तरह से फॉर्मूले आपको जो है वो यूज़ करना है, लेकिन ख्याल क्या रखना है, जो डायमीटर्स की रेशियो गिवन है लेट्स से 1:2 गिवन है तो आप यहाँ 2:1 पुट करोगे, क्योंकि ये D2 ओवर D1 है, ये R2 ओवर R1 है, ये A2 ओवर A1 है, जो कि इन्वर्स है। तो इसमें जो है ना, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है फॉर द सेम मटेरियल आपको लिखा हो, समटाइम मटेरियल सेम, लेंथ सेम दे देता है, लेंथ से कैंसिल आउट हो जाती है, फिर फार्मूला रिड्यूस होकर A2 ओवर A1 R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर D2 ओवर D1 का होल स्क्वायर आ जाता है। जिस तरह की कंडीशंस गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो या फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है हमें ना वॉल्यूम गिवन होता है, एरिया की बजाय वॉल्यूम दे देता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में ज़रा देखो कि ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर होती है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल वायर का वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो A इंटू एल के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू लेंथ। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें वो वॉल्यूम दे देता है और वॉल्यूम दे के कहता है बताएं रेजिस्टेंस क्या हो गया। अब वॉल्यूम जब गिवन होगा तो ज़ाहिर है फिर उसमें हम एरिया की या इसकी जगह जो है वो लेंथ की जगह हम वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें सिंस जो है वो वॉल्यूम जो है, अगर वॉल्यूम गिवन हो वायर का तो वो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ से एरिया जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले को रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास रो R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो मैं इसी को रिड्यूस करके रो L ओवर एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ओवर लेंथ। तो यही जो आपका फॉर्मूला है रो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर ओवर वॉल्यूम। तो अगर आपको डायरेक्टली जो है वो वॉल्यूम गिवन है और लेंथ गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या उसको अपने अकॉर्डिंग जो उसको जो है वो इस फार्मूले को रिड्यूस आप कर सकते हो। तो अगर लेंथ और वॉल्यूम के साथ गिवन है तो ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। अगर वायर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल वायर्स होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के इक्वल होता है। नेक्स्ट ये अब हम बात करेंगे ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ जो है बेसिकली जो है वो हम कहते हैं जी कि इट रिलेट्स करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और वी से दैट करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्रोवाइडेड वी से दैट फिजिकल स्टेट जो है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। सच एज जैसे बुक में कहता है जी इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, तो फिर हम कहते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं हम कह सकते, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कह सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो करंट उसमें से फ्लो करेगा। सो इट मीन्स डैट कि यहाँ से अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर लेके आए तो इसकी जगह जो है वो जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आना है। अब गौर करें तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहाँ पर
आर नहीं आएगा, क्या आएगा 1/r, और 1/r को आप क्या बोलते रहे हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो यहां से जो है वो आपके पास फिर ये फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू IR। अच्छा, आप जरा गौर से सुनना है, अगर कोई आपसे कहे जी ओहम्स लॉ में, ओहम्स लॉ के फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या है, तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है फॉर अ स्पेसिफिक वायर जो है। अगर वो पूछे जी कि इन ओहम्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो क्या अपीयर होता, तो वो 1/r है, वो क्या है, वो कंडक्टेंस है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि इससे रिलेटेड जो है वो, चूंकि हम ओहम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो ओहम्स लॉ की जो हमारे पास जो है वो बनती है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आए ऐसे कर्व से जाने से पहले, जो ओहम्स लॉ है इससे बारे में जो है ना कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। लिमिटेशंस का मतलब है कि हम ओहम्स लॉ कब अप्लाई नहीं कर रहे, वो तो हमें उसने कहा जी प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, अगर फिजिकल स्टेट चेंज होती है तब ये ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये होगी कि अगर जो है ओहम्स लॉ जो है इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल जो है वो नहीं होता किन किन सिचुएशन में, इफ टेम्परेचर जो है इज वेरी स्मॉल आर लार्ज, अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम है तब जो है वो याद रखना ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता। फिर याद रखना है कि जो जो हमारे पास ओहम्स लॉ है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर, आप कह सकते हो कि फॉर डिस्चार्ज ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्यूब जैसे होती है, इसी तरह से जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें फिजिकल स्टेट कांस्टेंट ही रह रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट इज बीइंग कन्वर्टिंग इनटू आयंस। सो इस वजह से डिस्चार्ज ट्यूब होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का केस हो गया, वहाँ पे ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, वहाँ इसी तरह से जो आपके पास जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं उसमें भी जो है वो ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता, हम उनको नॉन ओहमिक में कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी इनकी ना कर्व की बात करें तो हमारे पास दो हैं जी, एक ओहमिक और दूसरा हम कहते हैं नॉन ओहमिक। ओहमिक में जो कर्व बनेगा आपका, जाहिर है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओहमिक अगर कोई भी मटेरियल जो है वो ओहम लॉ को बे कर रहा है तो उसका जो कर्व है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली मेटल्स जो होती हैं एट नॉमिनल टेम्परेचर जो है, लो टेम्परेचर के ऊपर जो है, कम टेम्परेचर के ऊपर बिहेव लाइक ओहमिक, ये ओहमिक बिहेव करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नॉन ओहमिक जो है वो उसमें हम कहते हैं कि जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आपके पास टंगस्टन फिलामेंट जो है वो बल्ब है, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है, ये जो है वो आप ओबे नहीं कर रहे तो ओहम्स लॉ, इसका मतलब है इनका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास लेट्स से कि फिलामेंट बल्ब है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है, बल्ब जो है, या फिर आपसे कह लें कि ये सेमीकंडक्टर डायोड है, डायोड है। अब इनका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, क्यों? क्योंकि होता ये है कि जो बल्ब है, जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, तो पॉइंट आता है कि जहाँ जब ये डिविएट कर जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आफ्टर अ सर्टन लिमिट जो है उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, चूँकि उसका कर्व डिविएट कर जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। और सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसका भी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो आपकी बुक में गिवन है। इसका मतलब है कि ये नॉन ओहमिक मटेरियल की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बहुत दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस हैं, वो ज़रा गौर करना है आपने। देखें, बात ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से कि हमें जो कर्व है वो वी आई का कर्व हो, कर्व वी आई गिवन हो, ठीक है, या दूसरा आमतौर पे जो कर्व है आपकी बुक में भी जो बने हुए हैं आई वी के कर्व हैं, आई वी, ठीक।
अगर ये स्लोप जो है इसका वी आई कर्व हो, ये वी आई कर्व का स्लोप है, तो इसने क्या देनी है, इस दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ, इधर आएगा चेंज इन करंट, इस तरफ क्या आएगा चेंज इन वोल्टेज, तो V ओवर आर। तो इसका मतलब है यहाँ जो है वो आपको जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, डेट वुड बी इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा आई, डेट गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आपका कर्व वी आई जो है, वी आई का कर्व का स्लोप हो, तो उसने हमारे पास कौन सी वैल्यू देनी है, डेट विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंटली द स्लोप ऑफ वी आई कर्व जो है गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर कर्व हो आई वी, अब अगर ये आई वी हो गया तो आप इसका अगर स्लोप लोगे तो वो डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है, तो रिवर्स हो गया। इसका मतलब है यहाँ जो स्लोप आपका बन रहा है दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी, यानी कि ये आपके पास जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, और इसको आप क्या बोलते हो, कंडक्टेंस। सो अब ये ज़रा ना गौर कर लें, अगर आपको टेस्ट में क्वेश्चन आता है जी द स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स, तो आपने कहना है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर आपसे कहा जाए द स्लोप ऑफ आई वी कर्व्स है गिव्स द वैल्यू ऑफ, तो आपने क्या कहना है, कंडक्टेंस। सो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है जी। और कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे होते हैं, कंडक्टेंस बोल रहे होते हैं। बाकी सिंपल है, आपको स्लोप कैलकुलेट करना भी आता है, सिंपली जो है वो अगर हमें यहाँ एंगल गिवन हो तो हम उसका स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ओम्स लॉ जो है इसमें बड़ा सिंपल है जी, हमें इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, ज़ाहिर है हम V ओवर आई आर सिंपल फार्मूला है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं हम, और यूजली जो है वो हमें दो वैल्यूज गिवन हो, थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। और सेकंडली जो क्वेश्चंस हैं आमतौर पर हमें इस कर्व से रिलेटेड जो है वो आमतौर पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक। और जो सेमीकंडक्टर डायोड्स है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, ये नॉन ओमिक मटेरियल होते हैं, जबकि मोस्टली मेटल्स जो हैं दे बिहेव लाइक ओमिक मटेरियल्स। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशंस। असल में हमारे सिलेबस में जो 2019 का यूएसए का सिलेबस में डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का नहीं कहा गया, जैसे कि पहले 2018 के सिलेबस में था, उसके बाद 2017 में था, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस किया करते थे। अभी जस्ट हमें जो है वो जस्ट नीड टू नो द कॉम्बिनेशंस पैरेलल और रेजिस्टेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, उससे रिलेटेड किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपने ज़रा गौर से ये चीज़ें सुननी है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो जितना मर्जी टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते तब प्रॉब्लम बनती है। सो लेट्स स्टार्ट जी। इसमें कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि इसमें जो है वो हमारे पास दो हैं, एक तो हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जी हम सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं कि जब आपने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है, एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर मेकिंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें ज़रा गौर करें कि अगर एंड टू एंड आप उनको कर रहे हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, एंड अप टू सो ऑन, सो एन रेजिस्टर्स है आपके पास, तो आपने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। तो इक्विवेलेंट जो इनकी रेजिस्टेंस होगी हम वो कहते हैं जी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू सो ऑन, जितने भी हम उनको ऐड करते जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आर ई है, आर ई की हम जो बात कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। जितने भी आप सीरीज में आप जोड़ते जाओगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा ज़्यादा आनी है। आर ई ग्रेटर देन R1 होगा, आर ई ग्रेटर देन R2 होगा, आर ई ग्रेटर देन जो है वो R3 होगा, एंड अप तो किसी भी जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आर ई की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो बड़ा सिंपल है। सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने एंड टू एंड जब रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो
इंक्रीज करती जाती है, मतलब अगर आप उनको, तो आर इक्वलेंट का मतलब है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट जो है कंबाइंड इफेक्ट जो है, हम अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल, अब पैरेलल जो होती हैं रेजिस्टेंसेस, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम जो है वो कनेक्ट करते हैं इस तरह से साइड बाय साइड, और लेट्स से कि R1, R2, R3 एंड अप टू सो ऑन। सो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस साइड बाय साइड, ठीक है। अच्छा अब देखो कि लेट्स से कि हमने n रेजिस्टेंसेस ले ली, तो सबका जो इक्वलेंट है वो क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ से आप इक्वलेंट कैलकुलेट कर लेते हो। इसमें जो हमारे पास जो है वो खास बात है कि जब हम पैरेलल सर्किट की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो R आपका इक्वलेंट आता है that should be greater than, sorry, less than any equivalent resistance। तो इसमें से any individual resistance जो R equivalent होता है that is always less than any individual resistance है। तो कोई भी आप देखें, इसका मतलब है जितने आप पैरेलल में रेजिस्टर्स जो है उनको कंबाइन करते जाओगे तो आपकी जो इक्विवेलेंट है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होता है इज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा उसकी वैल्यू कम ही आनी है। जबकि ये जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें हम कहते हैं कि RE इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात करें। बेसिक आपकी अच्छी हो तो आगे फिर जाके जो कोई भी सर्किट है उसको इजीली डील कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ से अक्सर हम जब पैरेलल की बात कर रहे होंगे तो अक्सर एक शॉर्टकट जो है वो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और शॉर्टकट क्या है कि हमारे अक्सर काम आता है। ठीक है जी। अब जब भी कोई शॉर्टकट की बात कर रहे होते हैं यूजली मैं शॉर्टकट जो है वो उसी जगह पे बताता हूँ जहाँ पर वो इजी टू यूज़ हो और जो है ना आपके लिए आसानी पैदा करे। बहुत सारे हमारी बुक्स में जो है वो कभी कभी हमें शॉर्टकट्स गिवन होते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि वो अगर हम सिंपल सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा आसान होता है बजाय कि हम शॉर्टकट यूज़ करें। तो शॉर्टकट्स समटाइम्स मे कॉम्प्लिकेट योर कैलकुलेशंस, लेकिन कभी कभी ये आसान भी करता है। तो ज़्यादातर जो है वो हम शॉर्टकट्स वहाँ बताएंगे जहाँ ये आसानी पैदा करता है। शॉर्टकट जो है, हर शॉर्टकट जो भी होता है उसकी एक लिमिटेशन भी होती है, तो शॉर्टकट के साथ लिमिटेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हों तो तब ये यूज़ होगा। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि शॉर्टकट हम कब यूज़ करेंगे, अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में हो तब ये हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। सो अगर लेट्स से कि मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं और वो पैरेलल में हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप इनका एलसीएम लो, आपके पास आएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 और ये 1/RE। अच्छा, हमें ये बताएं कि हमें 1/RE फाइंड करना है या RE फाइंड करना है। RE फाइंड करना तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। तो RE वुड बी इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको जो है वो अक्सर जो है बोलूँगा, जो अगर हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस है उनको सॉल्व करने के लिए आई यूजली से कि ये ऊपर जो है वो क्या है प्रोडक्ट, नीचे क्या है सम। तो यूजली मैं ये वर्ड बोलूँगा प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट ओवर सम। लेकिन ये प्रोडक्ट ओवर सम जो है जस्ट यूज होगा इन केस ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टेंस। जो है अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस हैं तब ये यूज होगा, अगर दो से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, सपोज करते हैं कि हमारे पास में दो रेजिस्टेंसेस हैं और पैरेलल में हैं।
लेट्स से कि मैं कह देता हूँ एक रेजिस्टेंस है 4 ओम और दूसरी रेजिस्टेंस के पैरेलल में वो है 2 ओम, और आपसे उसने कहा कि बताएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज कर लूंगा पैरेलल के लिए, प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट इज 4 2 जार 8, सम कितना है 6। तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा जी इसका आंसर 4/3 यानी 1.3 ओम आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें कि जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आई है क्या आई है 1.3। तो अब देखो ना ऑप्शंस, लेट से ए बी सी डी गिवन हो। समटाइम्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे देखो कैसे, सपोज करें हमें ऑप्शंस गिवन है 6 ओम, ऑप्शन गिवन है 4 ओम, ऑप्शन गिवन है 8 ओम और ऑप्शन गिवन है 1.3 ओम, लेट से 4 पॉइंट जो है वो 5 ओम। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस गिवन है। तो आप ना बगैर जो है वो सोच कैलकुलेशन के आंसर डेल्टा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैरेलल में पढ़ा है कि जो इक्विवेलेंट आता है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होता है। तो देखिए इक्विवेलेंट कितना है 1.3, तो 1.3 इज लेस देन 2, 1.3 इज लेस देन 4। इट मीन्स के बाकी आंसर जो हैं वो सारे सबसे कम रेजिस्टेंस क्या है 2, ये भी 2 से ग्रेटर है, ये भी 2 से ग्रेटर है, ये भी 2 से ग्रेटर है। तो आंसर क्या आपका क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए। तो जो सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है, तो इसका मतलब आंसर 1.3 ओम होना चाहिए। तो इस तरह भी आंसर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काफ़ी काम आएगा प्रोडक्ट ओवर सम जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में कौन सा पैरेलल में? ये बड़ा प्रॉब्लम है, अक्सर जो स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, जहाँ करंट डिवाइड हो रहा हो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब देखें यहाँ अगर आप देखो गौर से तो करंट जो है वो इधर आएगा, आई जो है, तो इसका मतलब उसके बाद उसने डिवाइड होना है। तो इस पॉइंट पे ना करंट की डिवीजन हो रही है, कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ करंट ऊपर वाला सर्किट, तो इसका मतलब है दोनों पैरेलल में है। और कहीं पे करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता। लेट्स से अगर ये 4 ओम है, यहाँ पर आगे 2 ओम है, सो अब यहाँ पे जो है वो करंट ने जो है वो डिवाइड नहीं होना। अब करंट अगर यहाँ से एंटर हो रहा है, सो 4 में से भी वही गुजरेगा, 2 में से भी वही गुजरेगा, किसी भी पॉइंट पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। अच्छा, आप देखो कि इसमें जो आपके पास जो सर्किट्स हैं वो बड़े बेसिक वाले जो सर्किट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक सर्किट है उनसे जो है वो हम आर इक्विवेलेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव कर देंगे। बेसिक्स जो सर्किट है आमतौर पर जो आम आते हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले, ठीक है, बॉक्स वाले, तो उनसे रिलेटेड लेट्स से कि हमारे पास ये इस तरह का सर्किट है, इसका हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना। इजी वाले जो है मैं सॉल्व कर इस तरह की जो है वो शेप वाले जो सर्किट आते हैं, ठीक है, इनमें लेट्स से कि मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। सो ये वाले आमतौर पर जो है इस तरह का भी आता है। सिमिलरली जो है वो आपके पास ट्राइंगल के अक्सर जो है वो केस आते हैं। ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती है, डिफरेंट ट्राइंगल भी हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस भी हो सकती हैं। इक्विलेटरल का मतलब है तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है। सो इस तरह के आमतौर पर जो है वो आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना हो पड़ सकती है सर्किट्स में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स वो कहता है कि ए बी के क्रॉस ना रेजिस्टेंस फाइंड करो। कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी के साथ उसको सपोज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसकी जो है ना हर एक की रेजिस्टेंस ना रख रहा हूँ 2 ओम, इसकी भी 2 ओम, इसकी भी 2 ओम। अपनी मर्जी से वैल्यूज रखें, इक्वल रख के देखें, डिफरेंट रख के देखें, सॉल्व करें। लेट्स से 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ भी मैं हर एक की ना 2 ओम 2 ओम 2 ओम रखता हूँ। अच्छा जी, आपने जो है वो करना क्या होता है कि जब भी कोई सर्किट गिवन हो हमेशा उसका इक्विवेलेंट ड्रॉ पहले कर लें। जैसे मैं इस सर्किट का ना इक्विवेलेंट ड्रॉ अगर कर लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। कैसे? देखो इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या बन सकता है, ये वाली जो दोनों हैं अगर आप गौर करें तो ये दोनों आपस में जो है वो सीरीज में है। ये वाली दोनों रेजिस्टेंसेस भी आपस में क्या है? सीरीज में है, ठीक है। और आपस में ये क्या है? पैरेलल है, ठीक है।
क्या ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट बिल्कुल सेम नहीं है? अगर आप गौर करें तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। ये वाले आपस में दोनों में क्या है, सीरीज में। आपस में ये क्या है, पैरेलल है। तो जरा गौर करें कि ये दोनों सर्किट जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ही है। ठीक है जी। सो अगर आपको पेपर में ये सर्किट गिवन है और कहा जाता है ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करें, तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको कहेंगे कि ये दोनों आप कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा। अगर करंट यहाँ से आ रहा है इधर भी उतना ही जाएगा, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। लेकिन इन पॉइंट्स पे करंट जो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल है। तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या है, जो होगा ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब ये 2 और 2 जो है ऊपर जो है वो कितना है, कितना हो जाएगा, 4। ये भी 2 + 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 4। हाँ, 4 और 4 आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हमने अभी भी फॉर्मूला जो है वो सीखा है, प्रोडक्ट ओवर सम। सो 4 और 4 हम अगर आपस में पैरेलल हैं तो प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। प्रोडक्ट इज 16, सम इज 8। तो 16 डिवाइडेड बाय 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओम आंसर। तो देखिए इतना सिंपल होता है। सो देखें कि अगर ये दोनों सर्किट जो है वो इक्विवेलेंट हैं तो सिंपल जो है वो, अगर आप देखें तो आंसर जो है वो आप इन दोनों को सीरीज में ऐड करोगे, इन दोनों को सीरीज में ऐड करोगे, और प्रोडक्ट ओवर सम क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बाद में कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, पैरेलल। मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, ऊपर वाली दोनों को ऐड करते हो, तो वो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ऊपर 4 ओम आ गया, तो नीचे भी 2 + 2 कितना बनेगा, 4। अब 4 ओम आपस में क्या है, पैरेलल। तो प्रोडक्ट ओवर सम फॉर्मूला आंसर आ जाए। सिमिलरली ट्राइंगल वाले अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखें कि अगर जो है वो ये दोनों, अब यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो 2 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब ये 2 और 4 आपस में पैरेलल होंगे, चूंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा, ऊपर वाला 2 और 2 आपस में सीरीज में, जबकि नीचे वाला 2 इनके पैरेलल में। तो ये इनका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, 2 और 2 और यहाँ भी 2। 2 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो ये आपका जो है वो 4 ओम हो गया। नीचे है 2 ओम, तो इसका मतलब है यहाँ आप, चूंकि ये दो रेजिस्टेंसेज पैरेलल हैं, तो प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 4 2 ज़ार 8 ओवर सम कितना आ गया, 6। तो 3/2 मतलब 1.5 ओम आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप जो है वो इजीली उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जो है ना, सिंपल करना ये है अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला जो है वो 8/5 है। हाँ जी, 8/5 है, तो ये आपका क्या बनेगा, 4/3, 4/3 सॉरी। तो ये 1.3 ओम बनता है, 1/3 ओम बनता है। अच्छा, अब जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, आपने करना क्या होता है कि सिंपली जो है वो आपने उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद आपने जो उसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखें कि इस ऊपर वाली दोनों जो है वो सीरीज में थी, तो सीरीज में नीचे जो है वो पैरेलल। तो आपने जो है वो प्रोडक्ट ओवर 4 2 ज़ार 8, प्रोडक्ट ओवर सम 4 + 2 6। तो 2 से अगर कट करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 4/3 मीन 1.3 आंसर आ जाएगा। तो सिंपली जो है वो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो को इनके जो कॉम्बिनेशन हैं, जो जो वो कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, लेकिन बेसिक्स तो चेंज नहीं होती, बेसिक्स वही रहती हैं। जो सीरीज में है उनको आपने ऐड कर लेना है, पैरेलल जो है उनको आपने, अगर 2 हैं तो प्रोडक्ट ओवर सम ले लें, 2 से ज़्यादा हैं तो आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड अप टू सो ऑन। एक अक्सर बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, जो इसमें अक्सर कहा जाता है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप सर्किट होता है, और अक्सर आपसे कहा जाता है कि बताएं कि इसकी ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, या इसके क्रॉस करंट जो है वो क्या है। तो पोटेंशियल ड्रॉप या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेट से इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाए, यहाँ लेट से 7 ओम है, यहाँ मैं कह देता हूँ 2 ओम है, यहाँ पर लेट से जी 4 ओम है, यहाँ मैं कह देता हूँ 3 ओम है, यहाँ पर 6 ओम, इस तरह का क्वेश्चन। तो आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आप बताएं ए और बी के अक्रॉस क्या हो। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट में हमने पढ़ा था कि R1 R2 = R3/R4 हो, तो इसको हम कहते थे कि बैलेंसिंग कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, बैलेंसिंग।
तो बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं करता होता। सो अगर ये बैलेंस कंडीशन देखें 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 इज इक्वल 1/2, इसका मतलब है कि इसमें इस वाले पार्ट में से करंट पास नहीं करना। अगर इस वाले पार्ट में से करंट पास नहीं करना तो सेंटर वाली जो रेजिस्टेंस उसको इग्नोर कर दें, तो आपका यही वाला सर्किट जो है इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट है वो आपका ये बन जाएगा। सेंटर वाली तो रिमूव हो गई, ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ गई 2, ये आपके पास क्या है 4, यहाँ पर हम कह रहे हैं 3 और ये आपके पास क्या है 6। सो अब देखें कि आपके पास ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, सेंटर वाला तो रिमूव हो गया। तो अब जो है वो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों आपस में सीरीज में है तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ये जो है वो भी सीरीज में है तो आपके पास 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। अब जो है वो आप इनको सॉल्व कर सकते हो और अब इनका जो इक्विवेलेंट है, ये अब दोनों पैरेलल होगी ना, तो पैरेलल के लिए प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट ओवर सम। तो इसमें जो है वो आपके पास 2 से अगर इसको आप कट कर देते हो या 3 से कट कर देते हो तो ऊपर 3 × 6/5, 18 / 5 ओम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको आपने सिंपली डील कर लेना है। जो अगर रेशियो चेक कर लेनी है 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है तो सेंटर वाली को इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर कर देंगे तो फिर आपके पास ऊपर जो है वो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगी, ये भी दोनों सीरीज में आ जाएंगी। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 और 6/3 क्या हो जाएगा 9, 6/9 बन गया। अब ये 6 और 9 आपस में पैरेलल है तो प्रोडक्ट ओवर सम। तो अब देखें सिंपल से जो है वो आपने क्या करना है, आप इसको जो है वो कट कर लें 3 के साथ, तो ये आपके पास 3 × 3 = 9 जो है और नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 18/5 आगे सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, जो 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग UHS जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें तो हमें डायरेक्टली मे बी पॉसिबल के डायरेक्ट हमें कम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स ना पूछे जाएं, हमें इनडायरेक्टली जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी और किन क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रा हम चेक कर लेते हैं। हमें जो है वो यहाँ बड़ा क्लियरली जो है वो 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, सीरीज़ कम्बिनेशन को कैसे डील करना है और पैरेलल कम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, उनमें से टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो हमने जस्ट वो कम्बिनेशंस जो डील किए जो अभी हमने रिवाइज किए हैं वो जस्ट इसलिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकें। अब मैं सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस ले रहा हूँ ताकि आसानी के साथ आप उनकी प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट जो है वो उसको पहले ठीक कर लें। हमने कहा कि सीरीज़ जो है वो कम्बिनेशन जहाँ भी आएगा उसको वहाँ हो सकता है लिखा हो कि 2 रेजिस्टेंस उनको एंड टू एंड कंबाइन किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अगर एंड टू एंड है तो उसमें देखें हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, लेट्स से कि ये R1 और R2 और इसके साथ मैं एक पोटेंशियल बैटरी दे देता हूँ V और ये R1 इसको मैं कह देता हूँ R2। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहली बात जब हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में जो करंट है वो आपका जो टोटल करंट है वो सेम रहता है। ठीक, क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा और इसके क्रॉस लेट से मैं कहता हूँ कि V1 वोल्ट मीटर जो हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, इसके क्रॉस लेट से मैं कह देता हूँ V2 पोटेंशियल जो है ये आ जाएगा और एम मीटर लेट से कि मैं यहाँ रीडिंग ऑफ एम मीटर की बात करता हूँ, एम मीटर जो है वो आई करंट जो है वो मेजर करेगा। तो सीरीज में याद रखना है, सीरीज का कम्बिनेशन हो तो करंट थ्रू एवरी रेजिस्टर जो है वो क्या होगा सेम। क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा और पोटेंशियल डिवाइड कैसे होगा, V जो है वो इज इक्वल टू, चूंकि हमें पता है IR होता है। ठीक है जी। और कैसे डिवाइड होगा, सिंस हमें पता है V इज इक्वल टू IR, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेजिस्टेंस। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। तो 2 पॉइंट हो गए जी। थर्ड इम्पोर्ट सिंपल सी बात है कि हमें जो है वो इसका मतलब है अगर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो V1 और V2 फाइंड करना आ सकते हैं। सो अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा V इज इक्वल टू IR1
और अगर मुझे V2 फाइंड करने के लिए आ जाए तो मैं कहूँगा V इज इक्वल टू IR2। करंट दोनों में सेम ही होगा। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना करंट डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट आपका सीरीज का है चाहे पैरेलल का, वो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R इक्वलेंट। चाहे 2 रेजिस्टेंस हो, 3 हो, 4 हो, टोटल करंट हमेशा कैसे फाइंड करना है, बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय RE। RE का मतलब R इक्वलेंट, और हियर जो है वो R इक्वलेंट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर RE जो है वो R1 प्लस R2 एंड अप टू सो ऑन आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स हम चूंकि अभी सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, इनके साथ 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर V जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। ठीक हो गया। पैरेलल सर्किट में हमने कहा कि अगर हम ना रेजिस्टेंसेस को अटैच कर लेते हैं साइड बाय साइड, तो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। और लेट्स से जी कि इसमें हम जो है वो कह देते हैं इसको R1, इसको मैं कह देता हूँ R2, और ये वोल्टेज। अच्छा, अब बात ये है कि जब पैरेलल की हम बात कर रहे होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज जो है वो हर जगह क्या होगी, सेम। तो जितनी वोल्ट ये है इनके क्रॉस भी V ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी V ड्रॉप होगा। चेंज क्या होना है, चेंज होना है करंट ने। तो एमीटर जो है वो यहाँ से लेट से अगर हम प्लेस करते हैं तो A1 और A2 यानी करंट्स की वैल्यू चेंज होंगी, जबकि पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब टोटल करंट अगर इधर I जा रहा है तो वो आगे 2 डिवाइड हो जाएगा, R2 में और R1 में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट जो है वो इस केस में करंट ने क्या होना है, डिवाइड होना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैसे डिवाइड होगा, सिंस I इज इक्वल टू होता है V ओवर R के इक्वल। इसका मतलब है करंट में डिवाइड कैसे होना है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। व्हाट डज इट मीन, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट वहाँ पर कम फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो पैरेलल में जो है वो करंट डिवाइड होता है। और अगर हमें करंट फाइंड करना आ जाए, लेट्स से मुझे I1 फाइंड करना है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा V ओवर 1, चूँकि पोटेंशियल तो सेम है V ओवर R1। I2 मुझे करंट वो फाइंड करने के लिए कहे तो मैं कहूँगा V ओवर R2। और यहाँ भी वही है, अगर मुझे टोटल करंट फाइंड करना है, चाहे सीरीज का सर्किट है चाहे पैरेलल का सर्किट है, फॉर्मूला क्या होगा, V ओवर R इक्वलेंट। और यहाँ पर R इक्वलेंट मैंने इन केस ऑफ 2 आपको सिखाया था, प्रोडक्ट ओवर सम। तो इन केस ऑफ 2 जो है वो रेजिस्टेंसेस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ओवर सम। तो यहाँ पर जो है वो R इक्वलेंट को पुट कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल एक देख लेते हैं ताकि हम जो है ना, अब देखिए इसके एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। जब आप बेसिक्स सीख लेते हो और तो कहाँ पे कैसे अप्लाई होने हैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास जो है वो एक सर्किट है और इसमें जो है वो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल की कम्बिनेशन अभी आपने सीखा, सो आप यहाँ पे उसके रूल्स अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, अब लेट्स से कि यहाँ पर हमें ना 6 वोल्ट गिवन है और ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है और लेट्स से कि ये 1 ओम है। ये रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, तो लेट्स से जो है वो ये 2 ओम है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो है वो पैरेलल का सर्किट है, तो इसमें करंट नहीं डिवाइड होना है। तो यहाँ लेट्स से कि एमीटर A1 लगा दे, वो एमीटर A2 लगा दे। ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या है कि ये बताएं कि लेट्स से उसने पूछा कि ये बताओ कि वोल्टेज अक्रॉस R1 कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस R2 कितनी होगी। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है और आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कम्बिनेशन जो होता है उसमें वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, तो फौरन आंसर क्या करेंगे, इसके अक्रॉस R1 के क्रॉस भी 6 वोल्ट होगा जो बैटरी की वोल्टेज है, R2 के क्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। अब लेट्स से वो पूछ ले कि करंट क्या है, तो करंट जो कि हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम जाना चाहिए। तो इसका मतलब है A2 जो है वो लेस देन A1 होगा या A1 ग्रेटर देन A2 है होगा। ऐसे ही तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं।
लेट्स से मुझे I1 फाइंड करना है, तो I1 विल बी इक्वल टू V ओवर R1, और I2 मुझे अगर फाइंड करना है तो डेट विल बी इक्वल टू V ओवर R2। I1 इजीली, V कितना है 6, R1 कितना है 1, तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है जी। I2 जो है वो कितना है, V कितना है जी 6, R2 कितना है 2, तो ये 3 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अब 6 + 3 कितना हो गया 9, इसका मतलब है टोटल करंट यहाँ से कितना था 9 एम्पियर। अब 9 में से 6 एम्पियर इस तरफ आ गया और 9 में से 3 एम्पियर इसमें जा चला गया। अब गौर करें, क्योंकि R2 वाली जो रेजिस्टेंस है R1 का डबल है, इसका मतलब उसमें करंट हाफ जाएगा, तो ये 6 एम्पियर है तो उसका हाफ 3 एम्पियर उधर जाएगा। क्योंकि जिस जगह जहाँ जो रेजिस्टेंस स्मॉल होती है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है, और जो रेजिस्टेंस ज़्यादा वाली होगी उसमें करंट कम फ्लो करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जिस तरह जो आप डील कर रहे हो तो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, n इक्वल रेजिस्टर्स जो हैं अगर R कहता है जी कनेक्टेड जो है उनको कनेक्ट किया जाए। अब आगे दो केस हो सकते हैं, R पैरेलल में हो या सीरीज में हो, तो सीरीज है या पैरेलल। n इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल। अगर सीरीज में है तो हम कहेंगे कि उसका फॉर्मूला जो है उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय r, और अगर पैरेलल में है तो हम कहेंगे r ओवर n। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है जी कि लेट से आपसे कहा जाए इफ 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ohm are connected in, अब दो चीजें हो सकती हैं, सीरीज या पैरेलल। तो बड़ा सिंपल है, तो हमें जो है वो फॉर्मूला अगर सीरीज के लिए तो क्या अप्लाई करना है, R इज इक्वल टू एन आर। पैरेलल है तो उसके लिए क्या अप्लाई करना है, R ओवर एन। ठीक है जी। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर जो है वो एन आर टोटल कितनी है 5 रेजिस्टर्स हैं, तो n कितना है 5, आर की रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, टोटल कितनी है रेजिस्टेंस 5, तो 2/5 ओम जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर जरा गौर करें, एक और चीज़ भी होती है, अगर आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं ईच ऑफ 2 ओम जो है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है उससे क्या आपकी आ सकती है, वो 10 ओम आ सकती है जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आ सकती है, अगर आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में R ओवर N करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरह से जो है वो आप ये वाला क्वेश्चन आए तो उसको भी डील करना है। N इक्वल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो R इज इक्वल टू एन आर, और N इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो हम कह देते हैं R/N जो है उससे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो है वो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद जो है वो हम किरचॉफ रूल्स जो है उनको अच्छे से जो है वो सीखेंगे, और साथ पोटेंशियोमीटर को वाले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।